नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। योग के जरिए कैसे संक्रमण से निपटा जा सकता है, तमाम तरीके और उपाय स्वामी रामदेव हमें रोजाना बताते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे पोस्ट कोविड रिकवरी में कई बार जॉइंट पेन से आप ग्रस्त रहते हैं, बैक का पेन भी देखा जाता है, यानी कि अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है तो क्या उपाय करें। सीधे स्वामी रामदेव का रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बॉडी पेन से कैसे लोग निपट सकते हैं, कैसे योग के जरिए इससे दूर किया जा सकता है या फिर इससे बचा जा सकता है? ये एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज है। 10-20 बार ऐसे कर लेते हैं नेहा जी, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये अंगुलियों के लिए, फिर ये पूरे पंजे के लिए, फिर ऐसे कलाई के लिए। ऐसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं ऐसे। फिर ये कोहनी के लिए लंबे लंबे श्वासों के साथ। बॉडी एक होता है, जॉइंट पेन होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क स्ciatica, और किसी को अर्थराइटिस हो, ESR बढ़ा हुआ, ASO पॉजिटिव हो, RA फैक्टर बढ़ा हुआ हो, CRP लेवल बढ़ा हुआ हो तो और ज़्यादा। और वैसे भी CRP लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कोरोना, ESR भी बढ़ जाता है और RA फैक्टर भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। मानी 100 से लेकर के 500, 1000 तक भी किसी का पहुंच जाता है RA फैक्टर। तो और यूरिक एसिड लोगों का 12-15 तक पहुंच जाता है। एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ, देखने में सूक्ष्म व्यायाम हल्के हल्के, लेकिन उनका लाभ बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ फिर आसन बताएंगे। कम से कम 10 बार है आसन है, उसमें से 5-6 भी जिसने कर लिए उसका उद्धार हो जाएगा। ये सब अभ्यास ऐसे बैठ करके भी कर लिए। गर्दन को भी आगे पीछे, दाएं बाएं झुकाया और ऐसे घुमाया भी, ऐसे ऐसे। ये अभ्यास ऐसे करें, ऐसे ऐसे भी गोल गोल घुमा लें। और एक अभ्यास और है ऐसे, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए ऑफिस में भी कर सकते हैं ऐसे। ये अभ्यास भी ऐसे करें। देखने में सूक्ष्म है लेकिन इनका लाभ बहुत ज़बरदस्त है। और इसके बाद आसन प्राणायाम करें, और हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान, मीठी और अश्वगंधा, यदि इस पाउडर खा लेते हैं, ये घर पे बना करके होम रेमेडी बता दी। अथवा लहसुन खाली पेट ले लें, अथवा वातारी चूर्ण ले लें। युगों युगों से हमारे यहाँ पर चंद्र प्रभा उठी, रुद्रशंख गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, शिलाजीत रसायन। सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ कुछ छोटे छोटे और उपाय बता देता हूँ, जिनको ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते एक एक, जैसे घुटने के कार्टिलेज घिस जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो इसके लिए लंबे लंबे श्वासों के साथ सूक्ष्म व्यायाम करते करते कुछ ज़रूरी बातें, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर ये तो ना खाएं, ये बड़ी खतरनाक होती है। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो कोई सिट्रिक फल भी ना खाएं। विटामिन सी की कमी के लिए रोजी हिप्स से, माने गुलाब की पंखुड़ियाँ जहाँ गोल गोल एक बोल सी होती है उसके ऊपर लगती है, उसको रोजी हिप्स। अब हिंदी में बोलेंगे तो गुलाब के फूल के कुल्ले बोलेंगे। तो रोजी हिप्स के अंदर सबसे अच्छा विटामिन सी होता है, और उसको नेचुरल जिंक के साथ भी मिला करके हमने औषधियाँ भी बनाई हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं कह रहा था, नेचुरल तरीके से अपनी चीज़ों को पूर्ति करें, खान पान पे अपना ध्यान दें। और गुग्गल बड़ा अच्छा माना जाता है आयुर्वेद में। गुग्गल, योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, हड्डियाँ कमजोर होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया भी है साथ में, तो जो है लाक्षादि गुग्गल, sciatica पेन है तो त्रिदुशंख गुग्गल, ऐसे गुग्गल बहुत प्रयोग होते हैं। और गुग्गल से ही हम हवन भी करते हैं, योगशासन। फिर मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, ये भी जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़रूरी है। आराम आराम से करते रहें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो रामबाण है ही, लेकिन ये अभ्यास भी बड़े ज़बरदस्त है। ये गुग्गल और उसमें गाय का घी डाल दिया, ये आप देख रहे हैं यहाँ से धूम्र उठ रहा है। इसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च भी किया। आजकल धूम चिकित्सा का बड़ा की धूम मची हुई है। तो कुछ लोग जो है कुछ भी आड़ कबाड़ डाल के धुआं उठा रहे, वो नहीं। ये धुआं भी आप देख रहे हैं, सफ़ेद धुआं निकल रहा है, काला धुआं नहीं है। और ये सफ़ेद धूम्र को इकट्ठा करके हमने इसका बैक्टीरिया और फंगल के ऊपर प्रयोग किया। तो कितने प्रकार के फंगस और कितने प्रकार के बैक्टीरिया, इससे हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय हैं जो पूरे अपने साइंटिफिक डेटा के साथ हैं। तो योग और यज्ञ जो हमारी संस्कृति के मूल आधार, इसका साइंटिफिक जो है इवेल्युएशन
वो क्या है जरा बताएंगे। ओम जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, हमने ये जो हमारी धूम्र चिकित्सा है, इसके धूम्र को इकट्ठा करके और उनको ट्राई किया कि क्या ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया या फंगस को मार सकते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं। हमने पाया कि अगर हम इन धूम्र को इकट्ठा करें तो एक सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि इन धूम्र का फिर ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। तो उसके लिए एक यंत्र का छोटा सा आविष्कार किया और ये बनाया कि कैसे हम इन धूम्र को बैक्टीरिया के ऊपर दे सकते हैं और उस बैक्टीरिया का फिर ग्रोथ और उस बैक्टीरिया के आगे पॉपुलेशन पे कितना फ़र्क पड़ता है वो हम आपस में नापे। कुल मिला के 5 तरीके के फंगस और 25 तरीके के बैक्टीरिया पे हमने काम किया और पाया कि ये इन धूम्र के अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इन बैक्टीरिया का ग्रोथ और उनके आगे के प्रोपगेशन को बंद करते हैं। इस धूम्र के कंपाउंड के अंदर बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों कैपेबिलिटी पाई गई। आजकल हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन की, कि सब कुछ स्टरलाइज हो, सब कुछ सैनिटाइज्ड हो। तो उसका एक अच्छा और एक प्राचीन तरीका जो है वो धूम्र का भी है कि उसके लिए हमने क्या किया कि ऐसे रूम, ऐसे कक्ष जहाँ पे लोग रह रहे थे, उस रूम के अंदर हमने नापा कि कितने सारे एयरबोर्न बैक्टीरिया हैं और उस एयरबोर्न बैक्टीरिया को प्लेट्स के ऊपर पेनिट्रेट करके उसका कंसंट्रेशन डिफाइन किया और उसके बाद इस धूम्र को उस ऐसे रूम्स में, ऐसे कक्ष में छोड़ दिया। तो ऐसे जो इंडोर बैक्टीरिया थे उन सब का कंसंट्रेशन 90% तक इनहिबिशन इस धूम्र के द्वारा हुआ है और ये एक एक्चुअली काफ़ी बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात कही। और मैं मरकटासन, ये जिनकी कमर जकड़ जाती है उसके लिए बता रहा हूँ। गूगल और गाय का घी, ये इसका धुआं लिया और वो आधा से 1 घंटे में पूरा अपना इफेक्ट दे देता है। इसलिए हवन करके वो हवन का धूम्र जो है, जैसे हमने रख रखा है यहाँ हवन कुंड, ये अपने कमरे में रख लें और फिर साथ में योगाभ्यास करते रहे तो एक साथ योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा का लाभ मिल जाएगा। और जो अभी रूम को सैनिटाइज करने के लिए, उसके को स्टरलाइज करने के लिए जो अलग अलग तौर तरीके अपनाते हैं लोग, कई प्रकार के रेडिएशंस का, रेज का उसमें इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार के यंत्रों का इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी हमारी प्राचीन पद्धति है, ये योग चिकित्सा और यज्ञ चिकित्सा का इसलिए महत्व है। एक लास्ट बात इसमें और जोड़ देता हूँ। मैंने हमें अभी जो हम बता रहे थे जॉइंट पेन के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, ऑर्थोग्रिड से लेकर के, पीड़ानेल से लेकर के, घरेलू उपायों से लेकर के, यज्ञ चिकित्सा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यज्ञ की जो भस्म होती है, ये 10 ग्राम भस्म ली और ऐसे पानी में डाल दी। अब पानी में डालने के बाद विदिन 2-3 मिनट्स ये अब इसका ये पूरा का पूरा जम जाएगा नीचे राख भस्म। और इसका जो पीएच वैल्यू है और इसका जो केमिकल एनालिसिस किया तो इसमें सारे आयरन से लेकर के और पूरे मैग्नीशियम से लेकर के, कैल्शियम से लेकर के, ये सारी चीज़ें। एक तो आजकल बात की जाती है कि बॉडी हमारी एसिडिक नहीं होनी चाहिए, एल्कलाइन होनी चाहिए। तो ऐसे मैं तो कहूँगा रात को पानी में 1 चम्मच भिगो दें, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, और सुबह तक वो पानी एल्कलाइन हो जाएगा। तो ऐसी ये ज़बरदस्त योग और यज्ञ की विद्या है जिसको हम आज तक के माध्यम से सबको बता रहे हैं। तो आज अंत में मैं जिनको भी बॉडी एक है, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीआरपी, आरए फैक्टर, जो भी ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, जो भी बॉडी एक्स है, उसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, नाड़ी शुद्धि, शीतली, शीतकारी, ये प्राणायाम तो सब जरूर करें नेहा जी, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैंने आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रोगी जिनके अंग टेढ़े बेढ़े तक हो गए थे, 1 कदम नहीं चल सकते थे, उनको मैंने योग से दौड़ाया है, चलाया ही नहीं है। जी स्वामी जी, इस विषय में एक और विषय शामिल कर लेते हैं जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम एक देखी जा रही है, वो है ब्लैक फंगस। अगर इस बीमारी से या फिर इस स्थिति से कोई भी व्यक्ति परेशान है, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? कैसे इसे अपना उपचार करें, प्राकृतिक तरीकों से, डाइट में क्या शामिल करें और क्या चीजें ना खाएं इस दौरान? फंगल इन्फेक्शन जहाँ जिसको भी है, एक तो वहाँ पर शुद्ध तरीके से गाय के घी गुकुल से आदि से हवन करें, वो इसको निश्चित रूप से उसको रोकेगा। एक बात, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये खाली पेट अणु तेल जरूर डालें। और किसी भी प्रकार के एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल कुछ हमारी मेडिसिन्स है, उसमें सबसे बड़ी 3 चीज़ें, गिलोय, तुलसी और नीम। गिलोय, तुलसी और नीम, या तो आप इनको सिंगल ड्रग लेकर के, फ्रेश ये चीज़ें लेकर के और इनका जूस बना करके पी लें, नहीं तो हमने इसी से आरोग्य बटी बनाई, उसका सेवन करें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अणु तेल डालें, और जो कर सकें जल नेति और सूत्र नेति में से वो जल नेति सूत्र नेति कर लें। एक को भी
ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। ये बहुत बड़ी मैं बात कहना चाह रहा हूँ। साइंटिफिकली भी हमने देखा है और एक्सपीरियंस, माने साइंटिफिक रिसर्च, एविडेंस और सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस। उससे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो ये चीज़ें कर लेंगे, स्टीरॉयड की जगह पर शिलाजीत है, हल्दी है, लहसुन है, ब्लड थिनर के तौर पर भी मैंने लौकी, लहसुन, प्याज, अर्जुन की छाल, दालचीनी और गोधन अर्क तक बताया, लिपिडोम, लौकी घनवटी, छोटी छोटी चीज़ें लोग भूल गए थे, हम उन्हीं की याद दिला रहे हैं। ये चीज़ें करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन से भी बच जाएंगे। अलग अलग प्रकार के जो स्टीरॉयड और इनके दुष्प्रभाव हैं, स्टीरॉयड का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए, डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है उसके लिए, और ये स्टीरॉयड के बाद ये जोड़ों में दर्द, हड्डियों की कमजोरी, डायबिटीज़ तो आम होती है। तो लौकी और गिलोय और तुलसी, इसका काढ़ा जरूर पिएं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता नेहा जी। ये अनुलोम विलोम 5-5 मिनट करके, एक राउंड 5 मिनट का, फिर दूसरा, तीसरा, और अभ्यास होने के बाद तो आधा घंटे तक लगातार कर सकते हैं। और मैंने अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और मैंने ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जेनेटिक अर्थराइटिस तक को हमने, सोरेटिक अर्थराइटिस तक को कपालभाति, अनुलोम विलोम मात्र 2 प्राणायामों से अच्छा किया है। इसमें इतनी बड़ी ताकत है। और किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, या कोई चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो ये जबरदस्त लाभ करते हैं 2 प्राणायाम। और एक और प्राणायाम है सूर्य भीति प्राणायाम, दाएं नाक से लेना है, बाएं चंद्रस्वर है, दाहिने सूर्य से। बुखार है तो बाएं से लेना चाहिए, जिनको कफ कोल्ड है और जोड़ों में दर्द है तो दाएं से लें, और फिर होल्ड करके बाएं से छोड़े। इसको सूर्य भीति प्राणायाम कहते हैं, कुछ सूर्य प्राणायाम भी कहते हैं शॉर्ट में। दाएं से लिया, अंदर होल्ड करके रखा और बाएं से छोड़ दिया। ये बहुत ही जबरदस्त है सूर्य भेदी प्राणायाम। और इसके साथ साथ जो है वात का, स्वामी जी एक विषय जिस पर मैं यहाँ पर जानकारी आपसे चाहूंगी, कई बार आप अलग अलग रोगों से ग्रसित होते हैं। एक रोग के लिए आपको कहा जाता है कि ये आप खाएं या फिर इस खाने से परहेज करें, लेकिन जिन चीज़ों से कई बार आप परहेज करते हैं, उन चीज़ों से जुड़ी जो विटामिन और तमाम अन्य जुड़ी पोषक तत्व हैं, उनकी कमी हो जाती है। ऐसे में जो दुविधा रहती है मरीज के मन में कि क्या खाएं, क्या छोड़ें और किन चीज़ों को अपनी डाइट में सम्मिलित करें, अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की मैं बात कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। वात रोगों के लिए योग मुद्रासन भी बहुत अच्छा, उसको मैंने इसलिए साथ में कर दिया है। योग मुद्रासन, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि भी जरूर करना चाहिए। वो करते करते मैं बता रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, फिर से दोहराओ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम सुबह खाली पेट ले लें। इससे करीब आपके 80-90% जो है विटामिन की पूर्ति हो जाती है। फिर दूसरी बात, रोज़ एक जैसा नाश्ता ना करें। थोड़ा कभी जौ का दलिया, कभी कॉर्नफ्लेक्स, कभी जो है हम मिक्स ग्रेन का दलिया, गेहूँ, बाजरा, मूंग, चावल, इसको समान मात्रा में लेके 500-500 ग्राम, 50 ग्राम तेल, 20 ग्राम अजवाइन मिला करके दलिया हम देते हैं। ये एंटी डायबिटिक भी है, वेट भी नहीं बढ़ाता और सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो मैं आपसे बात ये कह रहा था कि एक जैसा नाश्ता नहीं, कभी इडली डोसा ले लिया, कभी अंकुरित ले लिया, कभी फल ले लिया केवल, कभी मिक्स ग्रेन का दलिया ले लिया, कभी जौ का, कभी ओट्स का दलिया ले लिया। तेल एक जैसा नहीं खाना चाहिए, कभी तिल का तेल, कभी सरसों का तेल, कभी सोयाबीन का तेल, कभी मूंगफली का तेल, कभी नारियल का तेल। ऐसे तेल बदल बदल के खाने चाहिए। अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां खानी चाहिए। अनाज भी एक जैसा नहीं, कम से कम 5-7 अनाज, गेहूं, बाजरा, मोठ, मूंग, ये सब डाल करके, और जो चना, ये रागी, चौलाई, सिंघाड़ा, ये, और कभी कभी मकई की रोटी, कभी कभी बाजरे की, कभी गेहूं की, अलग अलग, ये अलग अलग प्रकार के मिश्रित अन्न, अलग अलग प्रकार के तेल। और इससे भी बड़ी बात है, कपालभाति रोज आसन के साथ कर लें, वक्रासन के साथ कर लें, गोमुखासन के साथ कर लें। जो आप खाते हैं उससे, उसमें पोषक तत्व होते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो कपालभाति करेंगे और मिला जुला खाएंगे, मिलजुल के रहेंगे, खुश रहेंगे। तो खुश रहने से ना सारे अंदर के केमिकल सोर्स हार्मोन्स हमें हेल्प करते हैं। जो भी हम बाहर से केमिकल सोर्स हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बशर्ते हम प्रकृति के अनुकूल जिए। तो हमारा जो जीवन है
वो प्रकृति के अभिमुख होना चाहिए। प्रकृति का जो यूनिवर्सल लॉ है उसको हम वायलेट ना करें नेहा जी। स्वामी जी, आपने यहाँ पर कई सारे आसान से उपाय बताए और रोज़ाना आप हमें मार्गदर्शित करते हैं कि कैसे अपने जीवन में हम योग को सम्मिलित करें, और तमाम जो डाइट से जुड़े बचाव और रोकथाम के तरीके हैं वो भी आपसे हम जानते हैं। लेकिन एक दुविधा जो लोगों के मन में ये है कि जो लोग बहुत बंद घरों में रहते हैं, बहुत अच्छी वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं आती, रोशनी नहीं आती, हवा नहीं आती, ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन बेहद ज़रूरी, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है वो घरों तक ही सीमित है। कैसे अपने जीवन में या फिर अपने डाइट के ज़रिए, योग के ज़रिए वो ऑक्सीजन जो शरीर में बनती है उसे ज़्यादा कर सके? देखो, 3 तरह के उपाय बताता हूँ। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। इसके ऊपर नेहा जी कि ऑक्सीजन की कमी से सारी बीमारियां होती हैं। कुछ कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से सब बीमारियां होती हैं। अलग अलग प्रकार की इसमें मान्यताएं हैं। स्ट्रेस से बीमारियां होती हैं, प्रज्ञापराध से बीमारियां होती हैं। प्रज्ञापराधो हि सर्वरोगाणां मूलम। मैं आपको 3 उपाय बताता हूँ। देखो, एक तो ऐसे सीधे बैठ गए, खड़े होकर के भी इसको कर सकते हैं, ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। घर के दरवाजे खिड़कियां खोल लें या बालकोनी में खड़े होकर के कर लें, और कई बार किसी को खड़ा होकर के चक्कर आने की संभावना है तो बैठ के ऐसे कर लें। इससे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा है कि ऐसे ही ऐसे भर लें। दूसरा तरीका है ऐसे कर लें उष्टासन में। इससे ऑक्सीजन पूरा मिल जाता है, लंबे लंबे श्वास लेते रहे। एक और तरीका है जो सब कमज़ोर प्राणी भी कर सकते हैं, इसको मकरासन कहते हैं। ऐसे कर लें, और पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस भी बिगड़ा हुआ है। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उससे ही सारे केमिकल्स और हार्मोन्स का फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। योग से हम कहते हैं यदि राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ योग किया जाए तो पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है। स्ट्रक्चर और कैरेक्टर के बैलेंस के साथ सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस होता है। डीजनरेटिव सेल्स रिजुवनेट होते हैं, और पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है और कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये आज मैं 3 उपाय जो मैंने बताए, खड़े होकर के, बैठ करके और ये उल्टे लेट करके, ये 3 उपाय से लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लें तो बॉडी स्ट्रॉन्ग भी होगी और ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी हो जाएगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। अब इतनी भी ताकत नहीं है तो ऐसे ही लेट जाओ, ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो। इसको मकरासन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी रह ही नहीं सकती। और मैंने जिनका 80% तक ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर गया था उनको यही अभ्यास करा करके, और सामान्य रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम भी करवा करके, इसी में अनुलोम विलोम कर लें, इसी में कपालभाति कर लें, और इसी में कपालभाति, इसी में अनुलोम विलोम। तो जिनका 80 तक ऑक्सीजन लेवल पहुँच गया था उनको भी हमने यही अभ्यास कराए। अणु तेल डाला या सरसों का तेल, जो भी जिसको उपलब्ध था, और उनको कोविड संक्रमित थे तो उनको हमने स्वासारी कोरोनिल दे दिया, और 80 से 2-3 घंटे के अंदर ही 98 से 99 तक 100 तक ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया। नेहा जी, स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेहद आसान, कारगर और ऐसे उपाय जो घर बैठे आजमाए जा सकते हैं वो स्वामी जी रोज़ाना हमें बताते हैं, और आज भी उन्होंने इसी तरीके के उपायों से हमें रूबरू कराया, और हमने जाना कि कैसे आपकी एक एक सांस बेहद कीमती है। इसीलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।